हे हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं यार आपका अपने चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। उसके पहले यार इस वीडियो में हम आगे बढ़े इसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि और बहुत अच्छे अच्छे जो हम क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं यार वो मिलते रहें। तो यार बिना समय को खराब करते शुरू करते हैं। तो यार 3 मास ऑफ 3 kg, 4 kg एंड 5 kg आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स of an equilateral triangles of side 1 मीटर locate दी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। देखिए सिस्टम यहाँ क्यों इसलिए कहा गया, क्योंकि यहाँ 3 पार्टिकल्स हैं और 3 पार्टिकल्स का एक हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमने m1 मास के पार्टिकल को हमने 3 को m1 माना है और उसे ओरिजिन पे रखा है, b को m2 माना है जिसको हमने a पे रखा है, और 5 को हमने m3 माना है जिसको हमने b पे रखा है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 1 मीटर आपको दी हुई है। तो अगर आपने इसको इस डायग्राम को देखा तो आप इसको 1 कह सकते हैं, 1,0 भी कह सकते हैं, आप इसको 1/2,0 भी कह सकते हैं। आप इसको क्या कहेंगे, इसको देखिए कहने के लिए आप जानते हैं, इसको तो 1/2 कह सकते हैं। x ये हो गया, y क्या होगा, y होगा 1 - 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप पीजीडी लगा दीजिएगा तो √3/2 आपका आ जाएगा। तो √3/2 आपका ये हो जाएगा। अब हमने पिछले जब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एक वीडियो में, तो हमने आरसीएम निकाला था। आरसीएम से निकाला था तो हमने क्या निकाला था, वेक्टर r1 m1 प्लस वेक्टर r2 m2। ये अगर हम 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए मान रहे हैं तो आप ऐसे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे 3 पार्टिकल सिस्टम है तो हम जितने भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो एक्ससीएम क्या होगा, यहाँ पे x1 m1 और प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 डिवाइडेड बाई आपका m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 प्लस m2 प्लस m3 अगर आप देखेंगे तो 3 4 3 7 5 12। ठीक है, तो x1 क्या है अभी आपको पता नहीं है क्या, x1 क्या है। देखिए ये ओरिजिन है 0,0, m1 ये है, x1 ये है, तो 0 इंटू 3 आपका 0 आ गया, प्लस x2 आपका 1 हो गया और 4, तो 4 इंटू 1 आपका 4 हो गया, x3 आपका 1/2 हो गया 5, मतलब 5/2 आ गया आपका, डिवाइडेड बाई आपका मैंने जैसे बताया ना 3 4 5 मतलब 12। तो 12 हो गया आपका, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8 5, 8 5 13, 13/24। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट आ चुका है। m1 प्लस y2 m2 प्लस y3 m3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर से आप डायग्राम को देखिए, y1 कितना है, 0 है, तो m1 इंटू y1 0 हो जाएगा। फिर y2 भी आपका 0 है तो आपका ये भी 0 हो जाएगा। y3 आपका √3/2 है तो मल्टीप्लाइड बाई आपका m5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। तो आप जनरली सीधे देख सकते हैं, तो 5√3/24 आपका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड सेंटर इस पूरे सिस्टम का आपका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 13/24 5√3/24 ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल ये भी मुझे मिला है, तो देखो यार जल्दी से इसको पढ़ लो। थोड़ा राइटिंग अगर तुम्हें थोड़ी छोटी लग रही है तो प्लीज मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना दिया है। अ थिन फ्लैट प्लेट, मतलब बहुत पतली सी प्लेट है, पतला जिसे कह सकते हो, विद डायमेंशंस द मास ऑफ लेमिना इज 3 kg। मास आपका 3 kg दिया है। ये डायमेंशन आपके क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड है, अलग से नहीं बनाया गया है। तो ये दिया गया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका लेमिना दिया गया है एल शेप्ड का, और आपके जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और आपको इसका निकालना है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, यानी इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास। तो यार ये यूनिफॉर्मली है तो इसको हमने डिवाइड कर लिया है 3 पार्ट्स में और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और 3 kg जो मास है वो 1 kg और 1 kg और 1 kg में डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। अब इसके बाद बड़ी बात ये आती है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देखिए सेंटर ऑफ मास के पहले कोऑर्डिनेट, हर पार्ट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम निकालेंगे उस फॉर्मूले जो हमने पिछले क्वेश्चन बताया, उस फॉर्मूले को यूज करके हम बताएंगे कि क्या होगा इनका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये आपका 2, ये मीटर में डिस्टेंस दी गई, ये 2 मीटर है तो 2,0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसी तरह इसके भी कोऑर्डिनेट हो गए। तो भाई समझ में आता है कि इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालना। सबसे पहले हम लिख देते हैं मास जो हमें दिया गया इक्वल दिया गया है 1 kg का, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब अच्छा इसका कोऑर्डिनेट, अब यार तुम देखो जब इसका 2 है यूनिफॉर्म, मतलब एकदम सब इक्वल शेप एंड साइज के 3 लेमिनों से बनाया गया है ये, तो भाई ये आपका इतना हुआ 2 मीटर, आपका इतना हुआ। तो भाई ये इक्वल है तो ये भी आपका 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसका कम आप 1,0 लिख दोगे। अब आपके यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हो, इसका 1/2 यहाँ से लिख सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ से 1/2 लिख सकते हो। सिमिलरली आप इसको भी 1/2 लिख सकते हो। सिमिलरली आप इसको भी 1/2 लिख सकते हो।
थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये आपका ये और ये आपका ये सभी आपकी ये 1/2 1/2 और 1/2 की डिस्टेंसेस में है। सिमिलरली आपका ये भी जितनी भी है उसमें आपका 1/2 आपका 1/2 और आपका 1/2 की डिस्टेंसेस में है। ठीक है, ये इतनी। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए C1 का आप कोऑर्डिनेट देखिए, आपका C1 का कोऑर्डिनेट कितना है, x कितना है 1/2, आपका y कितना है 1/2। अब आपका C2 का कोऑर्डिनेट देखिए, आप C2 का कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ से आपका देखिए 1/2, ये क्या, अच्छा यहाँ ये 1/2 आपका इतना हुआ, तो y आपका 1/2 हो गया, और 1/2 1 + 1/2 + 1/2 1/2 1 + 1/2 + 1/2 = 3/2, तो x आपका 3/2 हो गया C2। अब ये C3 आया, C3 में क्या करना है आपका x तो आपका 1/2 हो गया, और 1/2 + 1/2 + 1/2 आपका 3/2 y कोऑर्डिनेट हो गया। तो XCM क्या बनेगा आपका, पहले तो मास 1 है तो x1 ये हो गया, m1 इतना हो गया, x1 कितना है 1/2 प्लस आपका मास फिर से 1 हो गया, और x2 कितना है 3/2 प्लस आपका मास फिर से 1 हो गया, और x3 कितना है 1/2, और आपका टोटल मास 3 kg है। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो 5/2 होगा, तो आंसर आ जाएगा 5/6। सिमिलरली आपका YCM क्या होगा, मास 1 है और आपका Y1 कितना है 1/2, मास 1 है प्लस आपका Y2 कितना है 1/2, देख सकते हैं यहाँ पे आप। फिर मास 1 है प्लस इंटू आपका Y3 कितना है 3/2, और डिवाइडेड बाई कितना टोटल मास, तो फिर से इसका 5/6 आएगा। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 5/6, 5/6। ये बहुत सिंपल सी आंसर है, बस मैंने मन किया था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हम आगे बढ़ चुके हैं तीसरे सवाल पे। एक थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का है, सिंपल सा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से समझाने की इसको कोशिश करता हूँ। क्या है ये कहना चाहता है, सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ये ए वाला आ है, और ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम का रॉड है, यूनिफॉर्म लेंथ भी इसकी दी है, एंड लेंथ एल लाइज इन द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। ये ऑब्वियस सी बात है कि आप यूनिफॉर्म लेंथ का अगर आपको रॉड दिया गया तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही लाई करता है, बस यहाँ पे दिखाने के लिए पूछा गया है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे करेंगे, देखिए पहले हम एक रॉड बनाते हैं अच्छी तरीके से। हमने एक रॉड बनाया है। अब यार सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखो, लिया गया है पहले यूनिफॉर्म, क्या दिया गया है, यूनिफॉर्म लेंथ का दिया गया है। तो यूनिफॉर्म लेंथ के लिए अब आपके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कि अगर आपको, जैसे कि अब यहाँ पे हम एक एक्सिस मान लें, अब यहाँ पे 0 मान सकते हैं, इसको L मान सकते हैं। अगर आप जैसे हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, तो ये एक एक्स लेंथ भी मान लेते हैं, कहीं भी हम इंटीग्रेट करेंगे, एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो हमें अब यहाँ पे हमने ओरिजिन मान रखा, अब इसका y में नहीं जाएगा, इसी के अंदर रहेगा। तो हमें फाइंड करना है कि हमें बताना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 0 पे पड़ेगा, यानी L/2 लेंथ पे पड़ेगा, यानी इस रॉड के मिडिल में पड़ेगा। तो इसके लिए हमें XCM हमें फाइंड करना है। XCM अब आप कहेंगे तो हम इसका XCM तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक सिंपली और अच्छा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि केवल यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए, यूनिफॉर्म मास के ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाया जाता है। पहले हम निकालते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो मास इसका दिया गया है कैपिटल M, तो मास पर यूनिट लेंथ आपका कितना होगा M/L, मास कैपिटल M और लेंथ कितनी है L। अब क्या करना है, मास ऑफ, हमने एक स्मॉल एलिमेंट मान रखा है dx, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें dx का, तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको आप dm भी कह सकते हो ना, हाँ। तो अब dm भी कह सकते, अब XCM फाइंड करने के लिए 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, ये आपका फॉर्मूला लगा करता है, तो अब यहाँ पे 1/m रख दीजिए। dm की वैल्यू क्या है, m/l इंटू dx है। अब mm यहाँ से कट जाएगा, 1/l आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, dx के टर्म में इसका इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट आपकी 0 से l तक जा रही है, तो x²/2 0 से l, तो सॉरी आपको दिख नहीं पाया, मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या किया, x²/2 0 से l किया, और लिमिट रखी है, कुछ नहीं किया, लिमिट रखी है 1/l l²/2, तो l कट जाएगा, L/2 आ जाएगा। y ऑब्वियस सी बात होती है 0 होगा, और L/2, 0 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये बताता है कि जो यूनिफॉर्म लेंथ का रॉड होता है उसका सेंटर ऑफ मास उसकी मिडिल पे होता है, यानी L/2 डिस्टेंस पे होता है एक एंड से। ठीक है, इतना सा था ये। आगे बढ़ते हैं, तो हम तीसरे सवाल पे आ चुके हैं, सॉरी चौथा कहना होगा इसे, हम चौथे सवाल पे आ चुके हैं। तो यार देखो, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। हमें इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास
सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है या उसकी पोजीशन डिटरमाइन करनी है। तो यार हमने ये डायग्राम बना रखा है, इसको मैं पहले तो एक्सप्लेन करता हूँ। ये हेमिस्फीयर है, इसको हमने वर्टिकल शेप में ले रखा है और ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। हमने एक स्मॉल एलिमेंट dx लेंथ का x डिस्टेंस से ओरिजिन पे कंसीडर कर रखा है जिसकी रेडियस y है और ये आपका, आप इसको कह सकते हैं r, ये वाली यहाँ से, मतलब ये हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के लिए कह सकते हो, ठीक है। तो अब हमें यार इसका निकालना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम इस स्मॉल एलिमेंट का हम निकालना चाहते हैं मास क्या होगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट का मास क्या होगा, पहले तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं, तो यहाँ पे ये एक, जब आप इसको क्रॉस सेक्शनली काटेंगे तो ये सर्किल मिलेगा, तो इसको आप इसका एरिया कह सकते हैं पाई, क्या लिख कर सकते हैं, पाई वाई स्क्वायर कर सकते हैं, पाई वाई स्क्वायर कर सकते हैं और dx का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि हम वॉल्यूम लेंगे क्योंकि सॉलिड है, ये क्या बोलते हैं इसका हेमिस्फीयर सॉलिड है, तो dx कर देंगे। अब यहाँ y की जगह आप क्या लिख सकते हो, y की जगह लिख सकते हो अंडर रूट आप आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। एक ही वेरिएबल के टर्म में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दो के टर्म में तो कर नहीं सकते, तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे आप। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम dv कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब मैं इस पूरे इस सॉलिड जिस सब्सिस्टेंस का ये बना हुआ है, ये इसकी डेंसिटी रो मानूंगा, रो डेंसिटी, वही डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें मास फाइंड करना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो डेंसिटी और वॉल्यूम स्मॉल एलिमेंट का हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। तो ये स्मॉल एलिमेंट का आपका मास आ गया। हम इसको जो भी हम टर्म में मान रहे हैं उन सभी को एलिमिनेट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे। तो आपने क्वेश्चन देख लिया और हम अच्छी तरीके से आपको बता चुके हैं ये चीजें। अब मैं बताता हूँ कि आपको XCM वाला फिर से वही फॉर्मूला लगाना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया है। तो 1/m इंटू एक्स dm। अब dm आपको ये पता है, 1/m x वही एज यूजुअल रहेगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और अब हम रो है तो रो जैसे एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम इसे रो पाई को बाहर कर सकते हैं, तो रो पाई अपॉन m इसको बाहर लिख सकता है हमने। अब इसको हमने आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब कर दिया है, dx कर दिया है। अब सवाल उठता है कि हम इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, हम इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें तो हम 0 से r तक इसको इंटीग्रेट करें तो सबसे सही रहेगा और हमारा पूरा जितना भी पूरा सॉलिड जो सॉलिड है वो कवर भी हो जाएगा। तो हम 0 से r तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो करें, शुरू करें। तो रो m सॉरी यहाँ यहाँ पे पाई होगा बाई माई मिस्टेक, यहाँ पे पाई होगा अपॉन m। तो अब यहाँ पे आर स्क्वायर, अब ये एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x4 बाई 4। तो 0 से r तक हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है। अभी हम करेंगे लिमिट का रखना करेंगे, मतलब लिमिट रखेंगे। तो r टू द पावर 4 बाई 2 माइनस r टू द पावर 4 बाई 4। अब क्या करना है कि अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो रो पाई, सॉरी यहाँ पे गलती से पता नहीं क्यों मुझसे लिख जाता है यहाँ पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4, यहाँ पे मतलब r टू द पावर 4 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो r टू द पावर 4 आ जाएगा, तो r टू द पावर 4 होगा। लेकिन यार हमें XCM फाइंड करना था, ये क्या आ गया, हमें तो XCM फाइंड करना था, ये क्या आ गया। अब रो को आप क्या लिख सकते हो, रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अब रो मास कितना है, मास तो कैपिटल M है और 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब तो रखोगे हैं, रो को हमने माना था ना। अब एलिमिनेट कर देंगे, क्या कहते हैं, एलिमिनेट कर देंगे, तो XCM हो जाएगा। तो अब हम रो को सेपरेटली लिख देते हैं, m अपॉन 2/3 हो जाएगा, पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा, इनटू आपका हो जाएगा पाई अपॉन m इंटू r टू द पावर 4/4। अब ये कट जाएगा, पाई पाई से कट चला, ये r टू द पावर क्यूब, तो यहाँ से 4 चला जाएगा, m से चला जाएगा, बचा क्या 3/8 r बचा, 3/8 r बचा, ये x डिस्टेंस बची। अब YCM आप जानते हैं ये 0 हो जाएगा, YCM एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। YCM आपका क्या होगा, 1/m y dm। अब ये 0 क्यों होगा, सबसे बड़ा सवाल उठता है क्यों होगा ये 0।
इसका कारण ये है कि ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, और ये यूनिफॉर्म बॉडी है, और इसका मास इसके इस एक्सिस के अबाउट ही एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसको ऐसे रखते तो आपका वाई में एग्जिस्ट करता, अगर आपने इसको ऐसे रखा है तो आपका एक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक कारण, मतलब ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, और यूनिफॉर्म बॉडी होने के कारण इसका सेंटर ऑफ मास किसी और दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा, इसलिए इसकी जो वाई डिस्टेंस होगी वो जीरो होगी। अगर ये यहाँ पे होता तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होता, तो वो आपके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका जो बेसिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अब जेड भी जीरो हो जाएगा अगर इसी तरह, तो इसका जो बेसिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 3r/8, 0,0। अब आप एक्सेस बदलेंगे तो 3r/8 की वैल्यू भी इधर उधर होती रहेगी। सबसे पहले तो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं तुम लोगों को सर थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार तुमने थैंक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने अभी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इन तक देखा, और ये लास्ट प्रॉब्लम है, ये 5th प्रॉब्लम है इस वीडियो की जो डिस्कस होने जा रही है। और इस वीडियो के मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया जिसमें मैंने 5 प्रॉब्लम्स और इंक्लूड किए। चलिए कोई बात नहीं, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। यार मेरा एक और चैनल है रोहित तोमर नाम से, उसको यार तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने मतलब क्लास 12th के बाद कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है, उसके लिए कई सारे एग्जाम्स के बारे में बात करते रहते हैं। तो यार रोहित तोमर नाम से है यार, तुम्हें इस चैनल के चैनल ऑप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम सर्च भी कर सकते हो तो टॉप पे आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ द राइट सर्कुलर सॉलिड कोन, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है यानी जिसमें मास भरा हुआ है, बाय द रेडियस कोन ऑफ बेस रेडियस आर, बेस की रेडियस है वो आर दी है, एंड हाइट एच, अब हर हाइट एच दी गई है। अब हमने यार यहाँ पे एक ऑरिजिन मान रखा है, क्या मान रखा है, एक ऑरिजिन मान रखा है। इस पूरे सॉलिड कोन की जो हमने डेंसिटी मान रखी है वो ये रो है। अब ये रो है, ठीक है। अब इसको रो को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, और हम इसका मास भी मान सकते हैं, चलो मास भी मान लेते हैं एम है, ठीक है। तो हम डिफाइन कर लेंगे, आगे इसको देख लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब यार हमने क्या किया है, हमने ऑरिजिन इधर मान रखा है, रेडियस हमारी ये आर दे रखी है, और हमने क्या कर रखा है कि हमने ये ऑरिजिन से एक वाई डिस्टेंस पे, ये वाई डिस्टेंस है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये वाई डिस्टेंस पे एक एलिमेंट पार्टिकल मान रखा है। जैसा कि हमने अभी उसके केस में किया था, हेमिस्फीयर के केस में किया था, हमने एक एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल पे, एक्स डिस्टेंस की पे एक स्मॉल एलिमेंट मान रखा था। उसी तरह हमने यहाँ पर वाई डिस्टेंस पर एक एच स्मॉल एलिमेंट मान रखा है। अब यार इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, तो तुम जब इसको काटोगे लेटरली, इसको जब काटोगे तो तुम्हें एक सर्किल का शेप मिलेगा जिसकी रेडियस हमने एक्स मान रखी है। तो तुम्हें क्या मिलेगा, पाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब तुम्हें इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कराना है तो इसकी ब्रेथ मल्टीप्लाई करा दो तो डी वाई हो जाएगा। अब यार तुम इस एक्स की जगह भी बहुत कुछ रख सकते हो जो तुम्हें पता नहीं है, जो मैं बताने वाला हूँ। ये यार देखो, ये एक ट्राइंगल है, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो इसको नाम दे देते हैं हम, जैसे ए है, ये बी है तो ये सी मान देते हैं, और ये ओ है तो इसको हम डी नाम दे देते हैं। तो ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए ओ डी के, तो इसकी साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे क्या, तो हाँ हो जाएंगे। तो कैसे इक्वल होंगे, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, एच माइनस वाई होगा, एच माइनस वाई हो गया, आप डिवाइडेड बाई आपका पूरा एच हो गया, डिवाइडेड बाई एच हो गया, आपका ये एक्स हो गया, एक्स हो गया डिवाइडेड बाई आर हो गया। तो एक्स यहाँ से क्या निकला, आर एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई एच। अब इस एच को मैं यहाँ रख दूँ, एक्स को यहाँ रख दूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा क्या है, डिवाइड भी तो होगा, ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। जैसे मैंने कहा कि जैसे कि पिछले वाले केस में किया था डेंसिटी के साथ, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, आप जानते हैं। तो मास निकालने के लिए डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो स्मॉल एलिमेंट का मास निकालने के लिए डेंसिटी में हम स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम जो है उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे, वॉल्यूम जो है उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यार ये तुम्हारा बन गया वॉल्यूम बन गया, तो मास बन गया तुम्हारे स्मॉल एलिमेंट का। क्या बन गया, तुम्हारे स्मॉल एलिमेंट का मास। अब तुम्हें यहाँ ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक वाई एक्सिस में कंसीडर कर रखा है, स्मॉल एलिमेंट। हम यहाँ पे इसको लिटा के नहीं निकाल रहे हैं, हम इसको खड़ा करके, राइट सर्कुलर सिलेंडर में खड़ा करके निकाल रहे हैं। तो
एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे तुम क्या सोच सकते हो कि यार तुम्हारा ये जो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में लाई करेगा, कभी नहीं सोच सकते, नहीं लाई करेगा, क्योंकि ये एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, चाहो तो निकाल के देख लो, नहीं निकलेगा। तो वाई तो आपका एक्स में तो एक्स सी एम जो आएगा वो जीरो आएगा। एक्स सी एम इक्वल टू क्या लिखते थे, 1/m एक्स डी एम लिखते थे, ये आपका जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन वाई सी एम आ जाएगा, वाई सी एम आ जाएगा। अब 1/m लिखते थे आप, एक्स क्या है, अब यहाँ पे वाई होगा, तो वाई, अब डी एम क्या है आपका, रो पाई और आर स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। एच है यार ये मेरा, थोड़ा सा एन ना लगे तुम लोगों को, एच स्क्वायर इंटू डी वाई। अब तुम यहाँ देख सकते हो, क्या देख सकते हो, अब तुम यहाँ ये देख सकते हो कि हमें क्या करना है, वो इंटीग्रेट करना है। हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, हम यार जीरो से एच तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये स्मॉल एलिमेंट जीरो से यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए रो पाई अपॉन एम को हम थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं, ठीक है। रो पाई एम को हम थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको एच स्क्वायर भी चाहो तो, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको भी हम बाहर ले सकते हैं। कहो तो आर स्क्वायर भी ले लेते हैं, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इसको होल स्क्वायर खोल के इसमें वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से एच, जैसे मैंने कहा हमने इसको मान रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर वाई का, अब जैसे कि एच स्क्वायर, अब मैं वाई मल्टीप्लाई करोगे तो वाई हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस 2h वाई करोगे तो वाई स्क्वायर 2h वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे सीधे इंटीग्रेट करते हुए तुम्हें वैल्यू रखनी है। तो रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एम एच स्क्वायर, अब इंटीग्रेट करोगे तो एच स्क्वायर ये आएगा। अब ये वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई टू द पावर 4/4 माइनस 2h वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई क्यूब अपॉन डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो जीरो से h हम यहाँ रख देंगे। अब हमें क्या करना है, लिमिट रखना है। लिमिट में पहले हम इन चीज़ों को रखते हैं, उसके बाद माइनस लगा के इन चीज़ों को रखते हैं, जीरो नीचे वाली लिमिट को रखते हैं। तो रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एम एच स्क्वायर, तो रखोगे तो यह एच टू द पावर, यहाँ एच रखोगे तो एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एच टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एच टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अब तुम यहाँ जीरो रखोगे, सब कुछ जीरो हो जाएगा, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं यार, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए हमें। तो रो पाई आर स्क्वायर बाई एम एच स्क्वायर पे आ जाते हैं, तो क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, फिर 2 छक्का 12 6h स्क्वायर प्लस 4 3 12 आर 3h एच टू द पावर 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, माइनस 3 चौक 12 4 8h टू द पावर 4 होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सीधे एक यहाँ पर केवल एक ही चीज़ बचेगी, और तो यहाँ पर एक ही चीज़ बचेगी। तो आप क्या करें, रो पाई आर स्क्वायर बाई एम एच स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाइड बाई एच टू द पावर 4 अपॉन 12 कर सकते हो। अब एच टू द पावर एच स्क्वायर ही बच जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ रो का खेल आता है, क्या आता है, रो का खेल आता है। अब रो में क्या होता है कि रो की वैल्यू तुम क्या इस पूरे इसके लिए क्या निकालोगे, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 1/3 पाई आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब तुम यार यही इसमें रख दो, अब ये यहीं पे रो की जगह रख दो। तो m3 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच तुम यहाँ रखते हो। उसके बाद तुम पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर अपॉन 12 कर सकते हो। उसके बाद आर स्क्वायर कट जाएगा, एच ये पाई कट जाएगा, एच कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर एम भी तो था, यहाँ पर एम भी तो था, तो यहाँ पर एम भी तो एम भी बचेगा, तो ये बचेगा इतना। तो 3 से आप 4 को भी काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका h/4। क्या आ जाएगा, h/4। वाई सी एम की वैल्यू आ गई h/4। तो तुम्हारा जैसे मैंने कहा था एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, उसी तरह जेड सी एम भी आपका 0 हो जाएगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो सीधी बात, आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, इसका कोऑर्डिनेट बन जाता है आपका इसका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ बन जाता है यार तुम्हारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाता है आपका 0, h/4, 0। यही है रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति हो चुकी है। चैनल को यार जाते सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो देखना हो बता दिया करो, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। और मिलते हैं इस तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।